लो, आपने पुकारा, मैं फिर से आ गया, है ना। नहीं सर, हमने कुछ बुलाया नहीं आपको, आप खुद हो क्या है, मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ तब आ जाओ, है ना। चलो फिलहाल आपकी याद आ गई, इसलिए मैं फिर से आ गया हूँ एंड आगे और सेशन में आगे लेके जा रहा हूँ। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात किया था बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, उसमें पर्टिकुलर कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। सर लास्ट कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने कंप्लीट किए थे, आपने या मैंने, यस मैंने कंप्लीट किए थे, वो थे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिजनेस प्रोसेस, स्टेप्स इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए। ओके, टोटल 8 स्टेप्स से हम लोगों ने डिटेल में पढ़े थे, कुछ पार्ट आपकी तरफ होमवर्क में भी दिया था एंड 2 प्यारे प्यारे केस स्टडीज आपके एंड पे मैंने पुटअप किए थे, है ना। तो ये पार्ट आई होप सो यहाँ तक कि आप सब लोग आ चुके हैं, जो नहीं आए होंगे वो फटाफट आ जाओ एंड मैं आगे सेशन को लेके जा रहा हूँ, है ना। आज जो सेशन की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे रिस्क एंड कंट्रोल। अब सुनो, जितने भी चैप्टर्स है आईटी में, एक ऐसे बहुत, ये फंडा बहुत कॉमन है ना। जितने एस्पेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, हर एक के रिलेशन में रिस्क एंड कंट्रोल की बात होगी। कोई भी चैप्टर उठा लो, चाहे चैप्टर नंबर 3 है, चाहे चैप्टर नंबर 4 है, या फिर चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5, कोई भी उठा लो, हर एक में रिस्क एंड रिलेटेड कंट्रोल हो गए डिस्कशन। जब तक इसका डिस्कशन होता नहीं, तब तक ये चैप्टर एंड होता नहीं, है ना। तो फिलहाल चेक करो, ऊपर देखो, आज जो बात करूंगा मैं रिस्क के ऊपर बात करूंगा। रिस्क कौन कौन से होंगे, क्योंकि देखो कोई भी एस्पेक्ट आप लेके आओगे तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व होगा। पहले जो चीज़ें मैनुअल कर रहे थे तो उसमें भी कुछ रिस्क था, अब ऑटोमेशन लेकर डज इट मीन कि वो रिस्क एलिमिनेट हो गए? टू सम एक्सटेंट वो रिड्यूस हो गए, एलिमिनेट नहीं होते। एंड जब मैं नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूँ तो ये अपने साथ कुछ नए एडिशनल रिस्क भी लेके आएगा। सर रिस्क आएगा तो हमने वो चीज़ इंप्लीमेंट करना ही नहीं है क्या? हाँ, रिस्क है तो उसके कुछ सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। तो आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में कौन कौन से रिस्क होते हैं और वो रिस्क को हम लोग किस तरीके से मैनेज या फिर टैकल करेंगे। डन यहाँ तक है? चलो ठीक है, तो मॉड्यूल सामने रखना, सारे कॉन्सेप्ट मॉड्यूल से ही पढ़ाना है, कसम से मॉड्यूल के बाहर जाके कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना नहीं है। ओके, सब बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, लगता है कि कोई टेक्निकल अभी तक है, कोई टेक्निकल नहीं है, सब दिमाग का एक वहम है कि आईटी बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है, कोई टेक्निकल नहीं है। चलो देखो, तो फिलहाल आ जाओ आप पेज नंबर 1.18, पेज नंबर 1.18, वहाँ पे स्टेप नंबर 8 है, लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने कंप्लीट किया था, टेस्टिंग द बीपीए, मिला गया है ना। उसी के नीचे कॉन्सेप्ट है 1.4, रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट, मिला गया। चलो देखिए, रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, खटाखट 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 लर्न करते जाओ एंड वहाँ पे पटक देना। चलो देखिए, इंट्रोडक्शन, रिस्क की डेफिनेशन रट्टा मार के रख लो, चाहे आईटी हो या इनफैक्ट रिस्क की डेफिनेशन तो तुम्हारा ऑडिट में भी आया होगा, तो जो भी है ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, लर्न मार के रख दो। व्हाट मीन बाय रिस्क? Risk is any event that may result in a significant deviation from a planned objective, resulting in an unwanted negative consequences. Bracket complete. मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, अब फिर से पढ़ना, दोबारा पढ़ना, 2 3 4 से कब तक के पढ़ना, जब तक के लर्न नहीं होता तब तक के, ठीक है। चलो ओके, तो ये रिस्क की डेफिनेशन। इसी के आगे नीचे में आ जाओ, सोर्स ऑफ रिस्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रिस्क होगा, अगर ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं तो क्वाइट ऑब्वियसली रिस्क भी आएंगे, लेकिन ये रिस्क कहाँ से आ रहे हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में आएगा तो ही समझ में आएगा कि कंट्रोल्स कौन से प्लेस पे हमें पुटअप करना है। तो सोर्सेस ऑफ रिस्क, है ना, चेक करो, कॉन्सेप्ट ईजी है। Yes, page number 1.19. The most important steps in risk management process is to identify the source of risk, the areas from where risk can occur. Clear यहाँ पे? This can give information about the possible threats, vulnerabilities and accordingly appropriate risk mitigation strategy can be adopted. अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि रिस्क कहाँ से एंटर हो सकता है तो आप अकॉर्डिंगली एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे, ठीक है। तो लर्न करें, ऐसा कुछ नहीं है, नीचे में कुछ पॉइंट्स है वो रट्टा मारना है। चलो देखे, है ना, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे जा रहा हूँ। ब्रॉडली द रिस्क हैज द फॉलोइंग फीचर्स, तो 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट करो, बोल्ड लेटर में दिया, इट मीन्स ये आपके अटेम्प्ट में या आपके मॉडल में फर्स्ट टाइम आया, ये क्वाइट ऑब्वियस है ना, एग्जाम में पूछा भी नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, यस मार्क करो उसे। रिस्क हैज द फॉलोइंग फीचर्स, अगर ये सारे फीचर्स वहाँ पे अवेलेबल है तो आप कहोगे ये मेरे लिए रिस्क है, पहला पॉइंट, है ना। पोटेंशियल लॉस that exist as a result of threat oblique vulnerability process, है ना। तो सबसे पहला फीचर ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे पोटेंशियल लॉस होने के चांसेस है। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ चांसेस, व्हाट चांसेस, होगा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन चांसेस है। अगर आपको पोटेंशियल लॉस होगा तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिस्क, ये पहला फीचर, तो पोटेंशियल लॉस। नंबर 2, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सच लॉस। देखो
पहले में कीवर्ड है पोटेंशियल लॉस। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल लॉस होगा तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रिस्क, ये पहला। दूसरा पॉइंट ये है जो पोटेंशियल लॉस होगा दैट विल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? सुनो, मैं बोल रहा हूँ कम से कम कुछ गड़बड़ हुआ तो 10 to 15 लाख का हमें लॉस होने के चांसेस है। तो ये हो गया पहला। तो इसमें मैं बात कर रहा हूँ लॉस होगा, कितना होगा? पोटेंशियल लॉस फ्रॉम 10 to 15 lakhs। ओके, सेकेंड पॉइंट, ये लॉस होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी है 80%, मतलब 80% प्रोबेबिलिटी है कि ये चांस ये लॉस हमें होगा अगर कुछ गड़बड़ होता है तो। इसका मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आप कोई लॉस को प्रोबेबिलिटी टर्म्स में डिक्टेट कर रहे हो तो दैट इज अनदर फीचर ऑफ risk. And third one, the probability or likelihood that a threat agent mounting a specific attack against a particular system. The probability or likelihood, कितने ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्टिकुलर इवेंट होगा। तो अगर आप ये 3 टर्म्स में उसे डिफाइन कर पाएगा तो इट मीन्स आप रिस्क की बात कर रहे हो। ठीक है, ऊपर देखो सर ये क्या चल रहा है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। पहले तो हम लोग रिस्क की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं एंड रिस्क में यूजुअली ये 3 फीचर्स होते हैं। पहला इसमें कीवर्ड लिख लो पोटेंशियल लॉस। नंबर 2, uncertainty of loss expressed in terms of probability. It is expressed in terms of probability. पहले में potential loss, number 2 it is expressed in terms of probability, and third में आ जाएगा आपका probability or likelihood that a threat agent mounting a specific attack। मतलब एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में अगर आप कोई गेसिंग कर पाते हो तो दैट इज अनदर फीचर ऑफ अ रिस्क। ओके, डन यहाँ तक है। तो ओवरऑल ये 3 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट करना 2 या 3 मार्क के लिए, इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं आएगा एंड ये आने के चांसेस इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपके मॉड्यूल में एंटर हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चलो ऊपर देखो। तो पहला हो गया आपका व्हाट डू मीन बाय रिस्क, सोर्सेज ऑफ रिस्क, और इसी में हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था। वो सोर्सेज ऑफ रिस्क अगर आप हेडिंग हटाई दो उससे बेटर है वहाँ पे लिख दो फीचर्स ऑफ रिस्क, तो ज़्यादा प्रॉपर हेडिंग हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा व्हाट डू मीन बाय रिस्क, उसका एक स्पेसिफिक डेफिनेशन। नंबर 2 फीचर्स ऑफ रिस्क, एंड तीसरे में आ जाएगा ये इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिस्क। मिला क्या तुम्हें? अब मॉडल में 1-2 पेज आगे पीछे पलटा के देखो तो आपको समझ में आएगा। जितने भी रिस्क है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, जितने भी रिस्क है उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला कौन सा कैटेगरी है? पहला है बिजनेस रिस्क। मिला क्या? ए, उससे सर्कल करो, ब्रैकेट करो, कुछ भी करना है कर लो, लेकिन पहला हो जाएगा आपका बिजनेस रिस्क। नंबर 2 बी होगा टेक्नोलॉजी रिस्क। सर ये कहाँ पे है? ढूंढ लो, पेज नंबर 1.20 पे है, पेज नंबर 1.20 वहाँ पे है टेक्नोलॉजी रिस्क। मिला गया? इसके आगे जाओगे तो तीसरा बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कैटेगरी तीसरा वो है आपका पेज नंबर 1.22, दैट इज डेटा रिलेटेड रिस्क। मिला क्या? बहुत बड़ा है, डर लग रहा है? हंसो मत, चलो ठीक है। ओके, तो ओवरऑल जितने भी रिस्क है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। पहला बिजनेस रिलेटेड रिस्क है, नंबर 2 टेक्नोलॉजी बेस्ड रिस्क है, एंड थर्ड वन डेटा रिलेटेड रिस्क है। तो ओवरऑल जितने भी रिस्क है उसे 3 कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। पहला था आपका बिजनेस रिलेटेड, नंबर 2 टेक्नोलॉजी के रिलेशन में कुछ रिस्क है। देखो बिजनेस से रिलेटेड जो रिस्क होंगे वो ये कैटेगरी में आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो रिस्क हो गए वो सेकंड कैटेगरी में चले जाएगा, तीसरा जो डेटा रिलेटेड रिस्क है वो थर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। तुम्हारे बेनिफिट के लिए एक चीज़ बता रहा हूँ या तुम्हें क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि थर्ड कैटेगरी को कट मारा तो भी चलेगा। बॉयज बहुत खुश हो रहे हैं। देखो पहले तो थर्ड कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है पहले वो चेक कर लो, है ना, पेज नंबर 1.22 हो गया चेक। चलो ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अभी 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पहला आ जाएगा आपका टाइप्स ऑफ रिस्क। हम लोग है टाइप्स ऑफ रिस्क, इसमें पहला कैटेगरी आ रहा है बिजनेस रिस्क। इसे इंपॉर्टेंट करना, एग्जाम में ये यूजुअली बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा है। सेकंड कैटेगरी अभी तक के नहीं पूछा है, तीसरा कैटेगरी पूछने का सवाल ही नहीं है। ओके चलो, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेकआउट। A business risk, what is a business risk? Businesses face all kind of risks related from serious losses of profit to even bankruptcy and which are discussed below. Okay, तो इन शॉर्ट इनका बोलना है कि बिजनेस रिलेटेड जितने भी रिस्क है उसे उन्होंने नीचे डिस्कस किया है। पहला चलो चेक करते हैं। हाय, पहला स्ट्रेटेजिक रिस्क है
These are the risks that would prevent an organization from accomplishing its objective. Yes, यहाँ तक ब्रैकेट कंप्लीट करना, बहुत स्पेसिफिक लिखना क्योंकि मैक्सिमम 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। एंड यहाँ पे ओवरऑल कितना रिस्क है, ये कैटेगरी में बिजनेस रिस्क में 3 और 3 6 टोटल 6 पॉइंट्स है। तो अगर 5 मार्क के लिए भी ये क्वेश्चन आता है, 6 पॉइंट्स अगर आप एक्सप्लेन करने जाओगे एक एक लाइन में तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर कि ये भी हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये एज इट इज लिखना है। तो पहला स्ट्रेटेजिक रिस्क, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क? पहला रिस्क ये है कि ऑटोमेशन लाने के बाद भी माइट भी आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होंगे, ये पहला हो गया स्ट्रेटेजिक रिस्क। नंबर 2 फाइनेंशियल रिस्क, क्वाइट ऑब्वियस है, ऑटोमेशन लाओगे तो हो सकता है कि ऑटोमेशन लाने में खर्चा पानी बहुत होगा एंड क्वाइट ऑब्वियस है उतना पैसा आपको वसूल भी ना होगा, तो दैट विल रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉसेस। तो ये एक रिस्क भी हमेशा रहेगा। रिस्क दैट कुड रिजल्ट इन निगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल आगे दिया है तो यहाँ पे ब्रैकेट कर लेना, ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया, स्ट्रेटेजिक रिस्क हो गया कि आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स माइट भी अचीव ना हो, ये रिस्क हमेशा रहेगा। नंबर 2 आपका आइडिया फ्लॉप हो गया, इन शॉर्ट ऐसा उनका बोलना है। नंबर 2 फाइनेंशियल रिस्क, इतना ज़्यादा खर्चा पानी किया लेकिन जैसा रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है, दैट विल रिजल्ट इन फाइनेंशियल लॉस। ओके, कितने पॉइंट्स हुए, ढूंढ लो, 2 पॉइंट्स हुए। तीसरा रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क, ऊपर देखो रेगुलेटरी मतलब क्वाइट ऑफिस से कोई टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो उसके रिलेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे भी तुम्हें कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। से कॉम्प्लाई ना करो तो मेरे घर की कहती है नहीं करता मैं कॉम्प्लाई, मत करो, तो वहाँ पे जो भी लीगल प्रोविजंस है वो आपको अट्रैक्ट होगा, आपको पेनल प्रोविजंस भी अट्रैक्ट होगा। लेट फी होगा, लेट क्या कहते हैं, लेट फी, जीएसटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इन शॉर्ट आपको जो भी पेनल्टीज है वो भी पे आउट करना पड़ सकता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिस्क। चेक करो, रिस्क दैट कुड एक्सपोज द ऑर्गेनाइजेशन to fines and penalties from a regulatory agency due to non-compliance with laws and regulation, bracket complete, done, क्लियर है, चलो ओके फाइन। चौथा ऑपरेशनल रिस्क दैट कुड प्रिवेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर और बी डिस्ट्रक्टिव टू अदर ऑपरेशन, ब्रैकेट कंप्लीट। ऑपरेशनल रिस्क, ऊपर देखो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट सारे सीनियर्स ही काम करते हैं, 60-65 साल के एजेड पर्सन, ठीक है। अब ये टाइम पे अगर मैं ऑटोमेशन लेके आता हूँ तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ग्रैब करना। उनका कहना है कि अभी रिटायरमेंट की एज में आप इतने नए नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आए, वी कांट कोप विद दोज टेक्नोलॉजी, तो इससे क्या होगा, उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम होगा बढ़ने की जगह पे, ठीक है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं ऑटोमेशन लेके आता हूँ तो ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, काम फटाफट होगा, लेकिन वो सारे के सारे सीनियर्स हैं, उनको ये चीज़ें जम नहीं रही, तो क्वाइट ऑब्वियस है जितना ऑपरेशनल एफिशिएंसी पहले था उससे माइट भी और कम हो जाए, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। ओके, तो ये हुआ। इसके बाद हज़ार्ड रिस्क, ये इंपॉर्टेंट है, चेक करो। रिस्क दैट आर इंश्योरेबल, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आने के चांसेस है, ये आपको गेस करने लगाएंगे ये कौन सा रिस्क है, तो मेक श्योर जो रिस्क इंश्योरेबल है दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ हज़ार्ड रिस्क, है ना। देखो क्या लिख रहा है, रिस्क दैट आर इंश्योरेबल सच एज नेचुरल डिजास्टर, वेरियस इंश्योरेबल लायबिलिटीज, इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल एसेट्स एंड सो ऑन। ओके, तो ये सारे के सारे रिस्क जो आप इंश्योरेंस में कवर अप कर सकते हो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी। एंड लास्ट वन रेसिडुअल रिस्क, रेसिडुअल रिस्क मतलब ऊपर जितने भी रिस्क मैंने डिस्कस किए इसके अलावा और कोई भी रिस्क हो गया दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडुअल रिस्क। अरे ये तो बहुत ईजी है, ऊपर जितने भी मैंने रिस्क डिस्कस किए हैं इसके अलावा और कोई और रिस्क रहता तो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर रेसिडुअल रिस्क। क्लियर, यस, वेरी गुड। चलो देखिए, एनी रिस्क रिमेनिंग इवन आफ्टर द काउंटर मेजर्स आर एनालाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इज कॉल्ड अ रेसिडुअल रिस्क, मतलब जो रिस्क कंट्रोल में कवर्ड अप नहीं हो रहा है इसके अलावा और भी जो रिस्क है वो ये कैटेगरी पे डाल देना। ओके, तो फाइन, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर। तो ओवरऑल ये कैटेगरी, ऊपर देखो मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ा रहा हूँ, तो जितने भी टाइप्स ऑफ रिस्क है उसमें 3 कैटेगरी है, पहला बिजनेस, नंबर 2 फाइनेंशियल एंड तीसरा डेटा रिलेटेड। पहला जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल नहीं, पहला बिजनेस रिलेटेड रिस्क है, तो वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका निमोनिक मेरे पास अभी फिलहाल है, लेकिन अगर आप चाहो तो आपका निमोनिक भी बना सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास जो निमोनिक है वो लिख लो वहाँ पे, स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल हॉरर, स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल हॉरर, स्ट्रेटेजिक रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड हॉरर, HORROR, है ना। देखो इसमें H पे से क्या रहा है आपका हज़ार्ड रिस्क, ओके, O पे से आ जाएगा आपका ऑपरेशनल रिस्क, HORR है क्या वहाँ पे, है ना। R पे से रेगुलेटरी और कंप्लायंस रिस्क है और नीचे में रेसिडुअल रिस्क है। सर बॉयज पूछ रहे HORR तो हो गया, OR का क्या करें,
ऐसी है, ठीक है। चलो ये 5 नको रहे, जो भी है जैसा भी है, ये मेरा निमोनिक है। अगर आप चाहो तो आपका निमोनिक अलग से आप क्या कहते हैं डिज़ाइन कर सकते हो, एंड बन जाए तो ग्रुप पे शेयर करना, बाकी लोगों का भला हो जाए, है ना। चलो फाइन। तो फिलहाल यहाँ तक हम लोग कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। यहाँ तक के कुछ क्वेरीज नहीं है, कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी नहीं था। आगे देखो, आगे है टेक्नोलॉजी रिस्क। मिला क्या तुम्हें? यस, टेक्नोलॉजी रिस्क है। टेक्नोलॉजी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है वो सारे के सारे रिस्क ये कैटेगरी में कवर अप होंगे। बहुत सारे पॉइंट्स है, मुझे नहीं लगता कि ये पॉइंट टू पॉइंट जाने की ज़रूरत है। मेक श्योर कि ये सारे पॉइंट्स आप घर पे ही पढ़ोगे, आराम से पढ़ना। सर आप ये क्यों नहीं पढ़ा रहे, पहले आप पढ़ लो। इसका निमोनिक में अगले सेशन में दे दूंगा या ग्रुप पे शेयर कर लूँगा, लेकिन फिलहाल एटलीस्ट जाने दो। एक काम करता हूँ, मुझे तुम लोगों पे भरोसा नहीं है, एक काम करता हूँ मैं हेडिंग टू हेडिंग चले जाता हूँ, अंदर कंटेंट नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि कंटेंट इतना कोई दम वाली बात नहीं है। तो फिलहाल मैं एक एक कॉन्सेप्ट से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ रफली, सो दैट हमारा ये पार्ट ओवर एंड आउट। आप पे ज़्यादा भरोसा करने जैसा नहीं है, पता नहीं घर पे क्या कर रहे हो। चलो देखो, है ना। सेकेंड, टेक्नोलॉजी रिस्क। अच्छा बाय द वे, ये जितने भी रिस्क के कैटेगरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो पहला वाला कैटेगरी है वो इंपॉर्टेंट है। आगे के सेकंड एंड थर्ड में तो कोई दम नहीं है। सेकंड भी रेयरली आने के चांसेस है, अभी तक के नहीं पूछा है। एक तो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, इनकेस अगर ये एग्जाम में आते हैं तो मेक श्योर कि आपके पास निमोनिक होगा, निमोनिक के बेसिस पे आप ये सारे पॉइंट्स कवर अप कर पाओगे। चलो देखो, टेक्नोलॉजी रिस्क मिला क्या ढोकलो। चलो फोकस करना। The dependence on technology in BPA for most of the key business processes has led to various challenges. As technology is taking new forms and transformation as well, the business processes and standard adopted by the enterprise should consider this new set of IT risks and challenges. अभी तक के लर्न करने जैसा मैंने कुछ भी बताया नहीं है। चलो फोकस करो। पहला रिस्क, फ्रीक्वेंट चेंज और एब्सोलेंस ऑफ रिस्क। ऊपर देखो, इसका एब्सोलेंस का मतलब क्या होता है कि अब भी जस्ट मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आया एंड ज़रा महीना 2 महीना नहीं होता कि और कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो टेक्नोलॉजी मेरा पहले मैंने जस्ट 2 महीने पहले लॉन्च किया था वो आउटडेटेड हो गया, जैसे ही नया टेक्नोलॉजी आया वैसे। तो इनका बोलना है कि टेक्नोलॉजी में आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हो, ऑटोमेशन लेके आ रहे हो, लेकिन होता क्या है मार्केट में और कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाता है ना, आपका जो टेक्नोलॉजी जिसमें आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया वो सारा आउटडेटेड हो जाता है। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। तो इन शॉर्ट उनका बोलना है कि अगर आप ये सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसे अपडेट करते रहो। अगर अपडेट नहीं करोगे तो ऑब्सोलेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जो भी सॉफ्टवेयर लोगे, जो भी आप करोगे, मेक श्योर कि उसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते जाओ, तो ऑब्सोलेट नहीं होगा। तो पहला रिस्क है वहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंजेस और एक्सेलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर 1। नंबर 2, मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। ऊपर देखो, जितने मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा तो क्वाइट ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगे। हर एक टेक्नोलॉजी का मेंटेनेंस का तरीका अलग है एंड दैट मेक्स थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से अलग है, तो क्वाइट ऑब्वियसली जो कंट्रोल में एक टेक्नोलॉजी को लगा रहा हूँ वही कंट्रोल सेकेंड टेक्नोलॉजी को नहीं लगता या सुटेबल नहीं होता है। इसका मतलब जितने अलग अलग टेक्नोलॉजी में इनकॉर्पोरेट करूंगा, अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव टू लॉन्च दी कंट्रोल। ये बहुत बड़ा हेडेक है। ये तीसरा। ओके, चौथा, प्रॉपर अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब सुनो, टेक्नोलॉजी आप कोई भी लेके आओ, लेकिन मेक श्योर कि उससे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एनवायरनमेंट को वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तो जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे ध्यान में रख के मुझे टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे होता है कि यूजुअली हम लोग टेक्नोलॉजी लेके आ जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे इसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है एंड ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स में नहीं आता। ठीक है, इसका क्लासिक एग्जांपल, आप जब मोपेड लेते हैं तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC रहता है। तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल मतलब ये एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको लेना होता है। अगर मान के चलो ये इससे कॉम्प्लाई नहीं करता है तो आपको पेनल प्रोविजन या फाइन वगैरह भी लग सकता है, काइंड ऑफ। ओके चलो डन। तो कितने हो गए? 4 कॉन्सेप्ट हो गए। लर्न कैसे करना वो बाद में एक्सप्लेन कर लो, पहले कॉन्सेप्ट चेक कर लो। 5वां, डिपेंडेंस ऑन वेंडर ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ IT सर्विसेज। देखो, जितना टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाओगे उतना ज़्यादा आपका IT के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगा एंड ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। द रीजन भी, जैसे टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगा तो क्वाइट ऑब्वियसली वर्किंग भी हैम्पर होगा, आपका वर्किंग भी रुक जाएगा, तो डिपेंडेंसी बढ़ेगा। ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। इसके आगे, वेंडर्स रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अगर मान के चलो आपने जितना भी आपका ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी टेक्नोलॉजी है उसका मेंटेनेंस का
क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक एजेंसी को देके रखा है, अगर वो एजेंसी आपको टाइमली सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, या ये आपको बहुत ज़्यादा लॉस में लेके जाएगा। तो इन शॉर्ट इनका बोलना है कि एक वेंडर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गया तो ये भी रिस्कफुल सिचुएशन है। दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेंडर रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मतलब एक ही वेंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया, आपके शेयर में और कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस देने वाला है ही नहीं। ओके चलो डन। यहाँ पे हो गया कितने 6 पॉइंट्स है। आगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में दिक्कत जाएगा, अकाउंटिंग से लेके पोस्टिंग से लेके सारा काम जो भी है वो एक ही पर्सन कर रहा है। मतलब पहले जो 4 लोग मिलकर अलग अलग काम कर रहे थे, आज के तारीख में टेक्नोलॉजी लेने की वजह से नया टेक्नोलॉजी नया मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया तो उसी के ऊपर एक ही बंदा सारे काम कर रहा था। यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ेंगे। ये एक हो गया। इसके नीचे एक्सटर्नल थ्रेट्स रिलेटिंग टू साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड का चांस हमेशा आएगा, क्वाइट ऑब्वियस है। हायर इम्पैक्ट ड्यू टू इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट ऑफ इंटरनल एम्प्लॉयज। ऑटोमेशन आने की वजह से एक चीज़ें बहुत गड़बड़ होगी, अगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगा तो आपके एम्प्लॉयज ही उसी में गाड़ी काम कर सकते हैं, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। एंड लास्ट सेकंड, न्यू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स एम्प्लॉयड टू एक्वायर कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। किसी से भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप लीक आउट कर सकते हो। मान के चलो आपका कोई राइवल फर्म है, उसके जो एम्प्लॉयज़ है उसको बुलाओ, पार्टी शार्टी करो, ड्रिंक विंक जो भी है, इस तरीके से आप उससे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी लीक करवा सकते हो। तो ये रिस्क हमेशा ऑटोमेशन में रहेगा। एंड लास्ट वन, नीड टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ मेजर एक्सीजेंसी। जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ेगा, अगर मान के चलो कोई मेजर डिजास्टर हो गया एंड सब चीज़ें तहस नहस हो गया तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए। अगर प्लान बी है तो ये आप आगे मूव ऑन कर पाओगे, नहीं तो बैंड बच जाएगी। ओके, तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। तो ओवरऑल कितने पॉइंट्स हो रहे हैं बॉस? टोटल 12 पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ओके, तो इसका निमोनिक आपको बनाना है एंड एक बार निमोनिक बनता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको ग्रुप पे इसका निमोनिक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी के लिए बस इतना ही। अगर थर्ड कैटेगरी था हमारा डेटा रिलेटेड रिस्क। डेटा रिलेटेड रिस्क मतलब जो आपका डेटा जो आप अकाउंटिंग करते हो तो जो डेटा उसमें स्टोर्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर वो डेटा कहीं लीक आउट हो गया, गलती से डिलीट हो गया, करप्ट हो गया तो वो डेटा लॉस हो जाएगा, तो ये रिस्क हमेशा वहाँ पे रहेगा। तो ये 3 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की है। ऊपर देखो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये पर्टिकुलर सेशन में टाइप्स ऑफ रिस्क। 3 टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं। पहला कैटेगरी था आपका बिजनेस रिलेटेड, नंबर 2 फाइनेंशियल रिस्क है एंड तीसरा डेटा रिलेटेड। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे कि एग्जाम रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट है तो इसमें पहला कैटेगरी रट्टा मारना, वो है तुम्हारा बिजनेस रिलेटेड रिस्क, जिसका मैंने दिया था निमोनिक दिया था ना, हॉरर वाला निमोनिक, यस ये वाला चीज़। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक के ओवर एंड आउट। आई होप से यहाँ पे कुछ क्वेरीज भी नहीं है एंड इसी के नीचे कॉन्सेप्ट है, बस मुझे और 5 मिनट दो, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। ओके चलो, नीचे कॉन्सेप्ट नंबर 1.4.4 है, वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स, है ना। इसको अभी फिलहाल पेंडिंग में रखते हैं, आपके मूड के हिसाब से जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मेरा भी मूड देख रहा हूँ एंड टाइम भी देख रहा हूँ। तो फिलहाल 22 मिनट का लेक्चर हो चुका है एंड मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे 3 मिनट चाहिए ये पर्टिकुलर सेशन कंप्लीट करने के लिए। तो आप फटाफट आ जाओगे पेज नंबर हाय 1.4.5 मिला क्या? 1.4.5 मिला? वहाँ पे बोल्ड लेटर में कुछ दिया है, मिला? रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, है ना। अब सुनो, रिस्क तो पढ़ लिया लेकिन रिस्क को मैनेज करने के कुछ स्ट्रेटेजीज भी हुए, यस क्वाइट ऑब्वियस है। तो अभी रिस्क के बारे में डिस्कशन ओवर एंड आउट। अभी हमें ये देखना है कि जितने भी रिस्क है उसे मैनेज किस तरीके से करना है, क्या स्ट्रेटेजीज मैंने अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल लेवल पे भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है एंड इनका ये फेवरेट क्वेश्चन में रहा है, तो इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट करो आपके अटेम्प्ट के लिए। सर आपके अटेम्प्ट में मतलब तुम्हारे अटेम्प्ट में नहीं पूछते तो अगले वालों को बोल देना तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बकवास बंद, है ना। सुनो, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज है, ये स्ट्रैटेजीज है। आप 6 स्ट्रैटेजी में से कोई भी स्ट्रैटेजी एक एडॉप्ट करके रिस्क को मैनेज कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिस्क को मैनेज करने के लिए टोटल 6 स्ट्रैटेजीज है। 6 में से आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी एडॉप्ट करके आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे T6 स्ट्रैटेजी है, 6 या 5 है, चेक करो, आई एम नॉट श्योर। T5 स्ट्रैटेजी, टोटल 5 है, मिला तुम्हें? यस, तो मैं हूँ फिलहाल पेज नंबर 1.26, मिला क्या? वहाँ पे
तो मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहा हूँ, आप वहाँ से मार्किंग कर लेना, आपको भी इतने रट्टा मारना है ना। सो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज इज एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेटेड बिलो। तो टोटल 5 तरीके से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। पहला, टॉलरेट और एक्सेप्ट द रिस्क। टॉलरेट और एक्सेप्ट द रिस्क, इसका मतलब मान के चलो आप ट्रिपल सीट जाना चाहते हो, ठीक है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, डबल सीट अलाउ नहीं कर रहे, आप ट्रिपल सीट जा रहे हो, यार दोस्ती निभानी है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ठीक है, ट्रिपल सीट जा रहे हो, लेकिन पहले डिस्कस कर लिया आपस में, जो होगा आगे देखा जाएगा, जितना फाइन लगा अगर पुलिस वाला ने पकड़ा, वी विल एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर फाइन। इसका मतलब यू आर एक्सेप्टिंग द रिस्क, जो होगा देखा जाएगा। जो ये एटीट्यूड होता है, ये एक तरीका है रिस्क को मैनेज करने का, जो होगा देखा जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड एज टॉलरेट और एक्सेप्ट द रिस्क, एक पर्टिकुलर लेवल तक है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, टर्मिनेट और एलिमिनेट द रिस्क। टर्मिनेट और एलिमिनेट द रिस्क, मुझे 1% का भी रिस्क नहीं लेना, ठीक है, तो एक काम करो, ट्रिपल सीट जाओ ही मत, डबल सीट जाओ। डबल सीट जाने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ऐसे रास्ते पे जाओ ही मत जहाँ पे ज़रा भी रिस्क हो। क्लियर है यहाँ पे? तो ये जो अप्रोच है दैट इज कंसिडर्ड एज अ टर्मिनेट और एलिमिनेट द रिस्क। ओके, ऐसे रास्ते पे जाओ ही ना जहाँ पे रिस्क हो, ये दो है ना, इसका मतलब सेफ रास्ता पकड़ना है। वेरी गुड। तीसरा, ट्रांसफर और शेयर द रिस्क, है ना, बॉयज़ का एटीट्यूड, ट्रिपल सीट तो कोई भी हालत में जाना है, दोस्ती याराना निभाना है, ट्रिपल सीट जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, जितना भी फाइन आएगा तीनों मिलके शेयर करेंगे, दैट इज ट्रांसफर और शेयर द रिस्क। शेयर द रिस्क ये क्लासिक एग्जाम्पल है, इसका और एक एग्जाम्पल है इंश्योरेंस, है ना। तो फायर के रिलेशन में जो रिस्क होता है, फायर, अर्थक्वेक, जो भी है, तो ये जितने भी रिस्क है इसे कवर करने का हमारे पास ऑप्शन है, इंश्योरेंस निकाल लो। तो इंश्योरेंस में क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट आप शेयर कर लोगे तो उतना रिस्क शेयर हो गया, तो उतना रिस्क आपका एलिमिनेट या कम हो जाएगा। तो दैट इज ट्रांसफर और शेयर द रिस्क। ओके, इसके नीचे ट्रीट और मिटिगेट द रिस्क। ट्रीट और मिटिगेट द रिस्क। अब सुनो क्या बोल रहा है, वेयर अदर ऑप्शंस हैव बीन एलिमिनेटेड, सुटेबल कंट्रोल मस्ट बी डिवाइस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट द रिस्क फ्रॉम मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ और टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट। पॉइंट नंबर 2, टर्मिनेट और एलिमिनेट द रिस्क, एंड नीचे में ट्रीट और मिटिगेट द रिस्क। दोनों में फर्क क्या है? टर्मिनेट और एलिमिनेट द रिस्क मतलब आप रिस्क को टोटल इग्नोर कर रहे हो, मतलब वो रास्ते पे जाओ मत जहाँ पे जरा भी रिस्क है, आपको 100% सेफ रास्ता लेना है। समझ में आ रहा है? जो लास्ट सेकंड पॉइंट है, ट्रीट और मिटिगेट द रिस्क, इसमें ये है कि रिस्क है लेकिन उससे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हो। समझ में आ रहा है? एलिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन आप टू सर्टेन एक्सटेंट उसको रिड्यूस कर सकते हो, दैट इज कंसिडर्ड एज ए ट्रीट और मिटिगेट द रिस्क। मिटिगेट मतलब रिड्यूस करना, उसका इम्पैक्ट रिड्यूस करना। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट है टर्न बैक। व्हाट इज टर्न बैक? यस, देखो, वेयर द प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क इज वेरी लो देन मैनेजमेंट में डिसाइड टू इग्नोर द रिस्क। अरे ट्रिपल सीट जाने से ज़्यादा फाइन एज पर लॉ 200 रुपये है, तो इसके लिए कुछ अलग से प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दे आर डिसाइडिंग हम ट्रिपल सीट जाएंगे, अगर पकड़े गए तो सिर्फ 200 रुपये देख लेंगे, चल जाएगा, वी विल एक्सेप्ट दैट। टर्न बैक, इसका मतलब इसके लिए आपको अलग से प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रिस्क इतना चिल्लर है कि आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये T5 स्ट्रैटेजी हो गया, ये आपको आपके एंड पे लर्न करना है या पढ़ना है। मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है, ऑलमोस्ट 28 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है। तो पहला, टॉलरेट और एक्सेप्ट द रिस्क, एक्सेप्ट करो, जो होगा देखा जाएगा एटीट्यूड। टर्मिनेट और एलिमिनेट द रिस्क, वो रास्ते पे जाओ मत जहाँ पर रिस्क है। ओके, तीसरा, ट्रांसफर शेयर द रिस्क, जो भी फाइन आएगा हम लोग तीनों मिलके आपस में शेयर कर लेंगे। इसके बाद ट्रीट और मिटिगेट द रिस्क, इसका मतलब जितना पॉसिबिलिटी है उतना रिस्क को मिटिगेट करो। ट्रिपल सीट जा रहे हो, सामने चौक आ रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पे पुलिस वाला हो सकता है, तो बेटर है 1% को उतार दो। जैसे चौक क्रॉस हो गया, वो पर्टिकुलर चौक या वो पर्टिकुलर सिग्नल क्रॉस हो गया, उसके बाद वो बंदे को फिर से बैठा लो, ये काइंड ऑफ। एंड लास्ट वन है टर्न बैक। टर्न बैक मतलब रिस्क बहुत चिल्लर है, प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड मेक श्योर कि अगले कॉन्सेप्ट जो है वो कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है। तो अभी हम लोगों ने आज जो सेशन में पढ़ा वो था रिस्क के कैटेगरीज पढ़े हम लोगों ने, एंड नंबर 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं उसके रिलेशन में रिस्क के कैटेगरीज एंड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, T5 स्ट्रैटेजी, इनका फेवरेट है, लर्न कर लेना। सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे।